3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. धार्मिक व सांत्वना यात्रा पर अजमेर आई पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का देर रात तक चला स्वागत का दौर। जगह जगह स्वागत के चलते रामनगर से आदर्श नगर पहुंचने में लगे घंटों। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 26 नवंबर शुक्रवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर अजमेर में थी। इस दरमियान उन्होंने पुष्कर से लेकर अजमेर तक धार्मिक यात्रा के साथ सांत्वना बैठकों में भी हिस्सा लिया। वहीं भाजपा की लोकप्रिय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की इस यात्रा के दौरान जगह जगह भाजपाइयों ने स्वागत द्वार सजाकर उनका हर जगह भव्य स्वागत किया। शुक्रवार शाम पूर्व विधायक नवल राय बच्चानी के निवास पर सांत्वना बैठक में शामिल होने के बाद वसुंधरा राजे ख्वाजा के दर से सीधे विधायक वासुदेव देवनानी के निवास पहुंची। इसके बाद उनका काफिला भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा के निवास पहुंचा। इस रास्ते को तय करने में ही वसुंधरा राजे को घंटों लग गए। जगह जगह भाजपाइयों द्वारा बनाए गए स्वागत द्वार और कार्यकर्ता व पदाधिकारियों द्वारा कई कई किलो की माला पहनाकर किए जा रहे स्वागत से अभिभूत वसुंधरा राजे कार्यकर्ताओं को संबोधित कर उनका मनोबल बढ़ाते हुए भी नजर आई और उनका आभार भी जताया। वहीं पूर्व सांसद राशा सिंह रावत के निवास पर पहुंचकर परिवार को सांत्वना दी और ढांढस बंधाया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की इस यात्रा के दौरान विधायक अनीता बघेल और समाजसेवी व भाजपा नेता भंवर सिंह पलड़ा उनके वाहन में उनके साथ रहे। वसुंधरा राजे की इस यात्रा को चुनाव से पूर्व शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि वसुंधरा राजे ने इस यात्रा के दौरान कहीं भी कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया। इस परिश्रम के लिए और इतनी देर से आप यहाँ रुके हुए हो और फिर भी आप लोग थक के नहीं चले गए और इतने जोर शोर से आप लोगों ने हम सबका स्वागत किया, इसके लिए बारम्बार धन्यवाद। लगता ऐसा है कि बार बार आना पड़ेगा नहीं सब। सबको आप लोगों को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे धन्यवाद। पेट्रोल पंप व्यवसायी से 5 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग करने वाला मुख्य सरगना गिरफ्तार। पंजाब के फिरोजपुर जेल से सरगना भूपेंद्र सिंह रावत को प्रोडक्शन वारंट से गिरफ्तार कर लाए अजमेर। 20 अक्टूबर को अजमेर ऑटो सेंटर HPCL पेट्रोल पंप MG मार्ग गुजराती स्कूल के सामने कचहरी रोड अजमेर के संचालक नमन गर्ग पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने नरेंद्र सिंह उर्फ मोनू और पप्पू सिंह उर्फ पप्सा को गिरफ्तार कर लिया था, जो फिलहाल केंद्रीय कारागृह में हैं। आरोपियों ने इस घटना को फिरोजपुर जेल में सजायाफ्ता भूपेंद्र सिंह रावत के इशारे पर करना कबूल किया था, जिसके विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने के बाद आज सिविल लाइंस थाना पुलिस आरोपी भूपेंद्र सिंह रावत निवासी गोपाल सागर खरवा को केंद्रीय कारागृह फिरोजपुर पंजाब से प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार कर अजमेर ले आई। आरोपी को आज अदालत में पेश किया गया और 3 दिसंबर तक उसे PC रिमांड पर लिया गया है। सिविल लाइंस थाना प्रभारी अरविंद सिंह चारण ने बताया कि आरोपी से रिमांड के दौरान तफसील से पूछताछ की जाएगी। आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी NDPS के मुकदमे दर्ज है। इसी आरोप में वह फिरोजपुर जेल में सजायाफ्ता है। गौरतलब है कि नमन गर्ग के पास 19 अक्टूबर को उसके मोबाइल पर इंटरनेट कॉल आया था, जिसमें उससे 5 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी। इसके बाद उनके रिश्तेदार अरुण गर्ग के मोबाइल नंबर पर भी इसी प्रकार एक अज्ञात नंबर से कॉल आया और उनसे भी 5 करोड़ रुपए की डिमांड की गई। इसके बाद 20 अक्टूबर को 2 आरोपियों ने पेट्रोल पंप पर आकर नमन गर्ग पर फायरिंग की थी, जिसमें वे बाल बाल बच गए थे। 20/10/2021 को गुजराती स्कूल के सामने वाले पेट्रोल पंप पे
नमन गर्ग पे फायरिंग हुई थी, जिसमें मेरे थाना अजय पे मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में पूर्व में 2 मुलजिम नरेंद्र सिंह उर्फ मोनू और पप्पू सिंह उर्फ पप्सा को हमने इसमें गिरफ्तार कर लिया था। मैं हथियार इस पूरी साजिश का जो मास्टरमाइंड था वो है भूपेंद्र सिंह सन ऑफ ज्ञान सिंह रावत निवासी खरवा। वो फिरोजपुर जेल में बंद था, जिसे वहाँ से आज प्रोडक्शन वारंट में प्राप्त करके उसको आज थाना पे लाए हैं। अभी उसको न्यायालय में पेश करके उसका पीसी रिमांड लिया गया। आगे इसमें अनुसंधान किया जाएगा, उसके साथ और कौन थे, किस हिसाब से उसने ये प्लानिंग की। सर मॉनिटरिंग किस तरीके से करा था इसके बारे में अब उसको आज लेके आए हैं। अब उसको अनुसंधान में लिया जाएगा, आगे उससे किस हिसाब से कार्य किया उसने, किस हिसाब से उसकी प्लानिंग की। जिस सोशल मीडिया पे जो पोस्ट हो रही थी उसको लेकर भी अभी तक कोई पूछताछ हुई नहीं, अब करेंगे। आज सुबह ही तो उसको लाए हैं, अभी न्यायालय में पेश किया गया। पीसी रिमांड उसका इसीलिए किया कि इस संबंध में उसके संबंध में अनुसंधान किया जाएगा। 3 तारीख तक का पीसी रिमांड लिया गया। अच्छा सर, इसमें ये जो फिरौती मांगी गई थी, इसी ने फोन कर करके बार बार, अभी तक तो यही है, बाकी तो अनुसंधान में आएगा आगे। अभी तक तो मुख्य सरगना यही है, किसी के द्वारा ये सब कुछ किया गया है। सर इस पर किस प्रकार के कोई मुकदमे हैं? पूर्व में एनडीपीएस का मुकदमा है, बाकी इसका भी लिया जाएगा आपराधिक रिपोर्ट। 10 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर संयुक्त श्रमिक एकता का प्रदर्शन। फरवरी 2022 में देश भर के श्रमिकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल किए जाने की तैयारी के संबंध में की चर्चा। राष्ट्रीय मजदूर संघ इंटक के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली, कुणाल रावत, मुकेश माथुर के नेतृत्व में केंद्रीय श्रमिक संगठनों के तत्वाधान में देश के कामगारों का संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन 11 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में जंतर मंतर पर आयोजित हुआ। इसके अंतर्गत फरवरी 2022 में देश भर के श्रमिकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल किए जाने की तैयारी के संबंध में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के निर्णय लिए गए। 26 नवंबर 2020 को पिछले वर्ष श्रमिकों की एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई थी। इस वर्ष भी 26 नवंबर को 10 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग स्थानों पर व्यापक प्रदर्शन किए गए। इस निर्णय की क्रियान्विति हेतु जयपुर में शहीद स्मारक पर सभी केंद्रीय श्रमिक संगठनों से संलग्न श्रमिक एकत्रित हुए और वहां से रैली के रूप में सिविल लाइन फाटक तक पहुंचे, जहां प्रमुख नेताओं ने श्रमिकों को संबोधित किया। इसी प्रकार कैबिनेट में राजस्थान इंटक के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली ने खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास एवं राजस्व मंत्री रामलाल जाट, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी को मेवाड़ी साफा पहनाकर शुभकामनाएं दी। उपस्थित शिष्टमंडल में इंटक महामंत्री जीवनलाल गुर्जर, आलोक दुबे, घासीलाल शर्मा, सुमित तिवारी, विजय शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा आदि अनेक लोग मौजूद रहे। केंद्रीय श्रम संगठनों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के तहत जयपुर में सिविल लाइंस फाटक पर सभी श्रम संगठनों ने एकजुटता के साथ शहीद स्मारक से रैली निकाली और सिविल लाइंस फाटक पर आकर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आज इस सभा में इंटक की तरफ से मैंने बोलते हुए ये कहा कि मोदी सरकार हमारे इस मुल्क को पूंजीपति अडानी और अंबानी के हाथों सौंपना चाहती है। वो रेल हो, चाहे बेल हो, चाहे सेल हो या बीपीसीएल हो, सभी को वो औने पौने दाम में बेचकर उन पूंजीपतियों को ये मुल्क सुपुर्द करना चाहते हैं। किसान और मजदूर इस देश के दो कमाऊ और उपजाऊ हाथ है। इन हाथों को गुलाम बनाकर वो अडानी और अंबानी का हाथ बनाना चाहते हैं इस मुल्क का, जो कभी भी हम पसीने बहाने वाली कौम स्वीकार नहीं करेंगे। आज हम मोदी जी को चुनौती देते, चेतावनी देते कि वो वापस लेबर कोड को ले ले और किसानों के जो मूल्य निर्धारण वाला बिल लेके आए। जब तक ये नहीं लाएंगे तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी और हम मजदूर किसान एकता के बैनर तले, झंडे तले संघर्ष करते रहेंगे। मुस्लिमों ने भी एनआरसी, सीए और ट्रिपल तलाक व धारा 370 जैसे कानूनों को वापस लेने की उठाई मांग। राष्ट्रीय अमन तंजीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर मोहम्मद हामिद और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद अल्ताफ़ अली रज़ा चिश्ती कादरी ने ख्वाजा के दर से दिया बयान। लगभग 1 साल तक चले किसान आंदोलन के बाद केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद अब देश भर से एनआरसी, सीए और 3 तलाक जैसे कानूनों को वापस लिए जाने की आवाज़ उठने लगी है। राष्ट्रीय अमन तंजीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर मोहम्मद हामिद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद अल्ताफ़ अली रज़ा चिश्ती कादरी ने अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में हाजिरी दी।
बाजियारत मीडिया से बात करते हुए इंजीनियर हामिद ने एनआरसी, सीए और ट्रिपल तलाक को लेकर कहा कि मोदी सरकार ने जिस तरह तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं, ठीक उसी तरह दलित और मुस्लिमों के हक में भी एनआरसी, सीएए और ट्रिपल तलाक व धारा 370 जैसे कानूनों को वापस ले। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आंध्र प्रदेश चेयरमैन मोहम्मद अल्ताफ अली रजा कादरी ने कहा कि सरकार को चाहिए कि मुल्क भर में सुन्नी वक्फ बोर्ड में तैनात बाअकीदा लोगों को हटाकर सुन्नी खानखाओं, दरगाही लोगों को वक्फ की जिम्मेदारी सौंपे। इस सिलसिले में भारत सरकार से लेकर राज्य सरकारों से माइनॉरिटी संगठनों द्वारा भरपूर तरह से मांग उठाई जा रही है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनसे भी वक्फ संपत्तियों की हिफाजत के लिए बात की जाएगी ताकि वक्फ संपत्तियों को अल्पसंख्यकों की शिक्षा, अस्पताल और व्यवसाय के लिए इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने बताया कि देश भर में सबसे ज़्यादा रेलवे और उसके बाद दूसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड की संपत्ति आती है, जिसका सरकार द्वारा सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मोहम्मद अल्ताफ रज़ा चिश्ती उल क़ादरी, हमारी मांग ये है कि पूरे भारत के अंदर जो वक्फ की जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गलत लोग, सल्फ़ी, वहाबी, तबलीगी, ये लोग बैठे हुए हैं, तो जो भी डायरेक्टर, चेयरमैन बने या कोई सीईओ बने या वक्फ इंस्पेक्टर बने, जो खानकाहों से ताल्लुक़ रखने वाला, आस्थानों से जिनका ताल्लुक़ है, वही लोग रहे और पूरे भारत के अंदर वक्फ की जायदाद की तहफ़्फ़ुज़ हो और उसके ज़रिए से गरीब मुसलमानों की एजुकेशन में हो या मेडिकल में हो, किसी भी तरीके से गरीब बच्चों की शादी के लिए मसाइल में हो, हर तरीके से जो है वो काम आ जाए। इसलिए पूरे भारत के हर मुख्यमंत्री से हमारी अपील है और भारत के प्रधानमंत्री से भी हमारी अपील है कि जल्द से जल्द वक्फ के जायदाद की तहफ़्फ़ुज़ की जाए और वक्फ के जायदाद के ज़रिए से गरीब मुसलमानों की भलाई की जाए। जी, आप क्या दुआ लेकर आए? हज़रात, हिंदुस्तान के शहंशाह ख्वाजा गरीब नवाज़ के दर पे इस वक्त हम ख़ास एक अर्ज़ी लेकर के आए हैं। इस हिंदुस्तान के हालात को आप जानते हैं, थोड़ा तेज बोले कि हिंदुस्तान के हालात को आप जानते हैं। अभी एक 3 कृषि कानून के लिए पूरा साल भर एक आंदोलन चलते रहा। उस 3 कृषि कानून को किसानों ने 1 साल आंदोलन करके उसको वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर किया। हम इस आंदोलन के लिए किसानों को मुबारकबाद देते हैं और ख़ासकर माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इस कानून को वापस लिया है। इसीलिए हमारी इस ख्वाजा गरीब नवाज़ के दर से हम ये इल्तिजा करते हैं प्रधानमंत्री से कि वो इसी तरह से जो गलत कानून बने हैं सीएए और एनआरसी के और 3 तलाक के, इसको भी वो वापस लें, क्योंकि सीएए और एनआरसी कानून का जद में सिर्फ मुसलमान नहीं आ रहा है, इसके अंदर आदिवासी भी आ रहा है, दलित भी आ रहा है, ओबीसी भी आ रहा है, जितने गरीब है वो आ रहे हैं। वो समझ ले कि मुसलमानों के पास तो कम से कम बताने के लिए डॉक्यूमेंट है, लेकिन आदिवासियों के पास तो वो भी नहीं है, दलितों के पास तो वो भी नहीं है, ओबीसी गरीबों के पास में वो भी नहीं है। तो मेरी आपसे प्रधानमंत्री जी से एक मुद्दबाना गुजारिश है कि वो भी जो सीसीए एनआरसी का जो गलत कानून बन चुका है उसे भी 3 कृषि कानून के तहत वापस ले, और जो 3 तलाक का जो कानून जो आपने पॉलिटिकल पार्टियों के चक्कर में और कुछ चंद लीडरों के चक्कर के अंदर में ये 3 तलाक का कानून लिया, जो एक बेहतरीन कानून था, उसे भी आप वापस लें। इसलिए हम आपसे इंतजार करते हैं इस ख्वाजा साहब के दर पर कि आपको सद्बुद्धि आए और आप ये तीनों कानून जो भी है, मतलब सीएए, एनआरसी और 3 तलाक के, ये भी ले ले, और धारा 370 जिसको हमने खुद वादा करके कश्मीरियों को अपने हिंदुस्तान के अंदर मिलाया था, लेकिन हमने उनके साथ में थोड़ी गलत तरीके से उनके साथ बिहेव करके धारा 370 को भी ख़त्म कर दिया है। बराए मेहरबानी संविधान के दायरे में रहते हुए इन तीनों कानून को वापस ले, ये हमारी इंतजार। नाम बताइए सर। नाम जी, मैं इंजीनियर मोहम्मद हामिद, एक्स सेंट्रल वक्फ काउंसिल मेंबर और ईमान तंजीम का राष्ट्रीय अध्यक्ष में मैं ये जो डिमांड यहाँ से ख्वाजा साहब के यहाँ से रख रहा हूँ और कर रहा हूँ, और माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके पूरे कैबिनेट को और उनके मुख्यमंत्री से अपील करता हूँ कि वो आदिवासियों, दलितों और गरीबों को बचाने के लिए सीसीए एनआरसी का कानून वापस लें।
जॉन्सगंज रेलवे फाटक बंद होने के कारण लगने वाले जाम से रेल कर्मियों व आम नागरिकों को उठानी पड़ती है परेशानी। ओवरब्रिज व अंडरपास नहीं होने का खामियाजा उठा रहे हैं जॉन्सगंज वासी व रेल कर्मचारी। अजमेर शहर में कई बस्तियों के बीच से गुजर रही रेलवे लाइनों पर ओवरब्रिज और अंडरपास नहीं होने का खामियाजा वहां के बस्ती वासियों को उठाना पड़ता है। साथ ही आम नागरिकों को भी इन रास्तों से गुजरने में जाम के हालातों का सामना करना पड़ता है। जॉन्सगंज रेलवे क्रॉसिंग पर LC 50B फाटक पर भी यही हालात हैं। यहाँ पर ना तो ओवरब्रिज है और ना ही अंडरपास। ऐसे में दिन भर निकलने वाली गुड्स और पैसेंजर ट्रेनों के लिए कई बार रेलवे फाटक को बंद करना पड़ता है। ऐसे हालातों में दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती है। इन्हीं के बीच कभी एम्बुलेंस फंस जाती है तो कभी कैरेज कारखाने जाने वाले रेल कर्मचारी लेट हो जाते हैं। फाटक बंद होने पर वाहन चालकों में भी जल्दी निकलने की कोशिश लगी रहती है और वाहन चालक गलत दिशा में आमने सामने अपने वाहन खड़े करते जाते हैं। फिर जैसे ही फाटक खुलता है दोनों ओर वाहनों का आमने सामने टकराव होता है। ऐसे में जल्दी की बजाय दोनों ओर के ही वाहन चालक और देरी का सामना करते हुए लड़ने झगड़ने को उतारू हो जाते हैं। ऐसे में वाहन चालकों को चाहिए कि अपनी लाइन में एक के पीछे एक वाहन खड़े करें और जैसे ही फाटक खुलेगा आसानी से आमने सामने के वाहन गुजर जाएंगे और किसी को कोई तकलीफ भी नहीं होगी। आती है, फाटक बंद नहीं हो पाता है और ट्रेन आ जाती है। जब ट्रेन आ जाती है तो कई बार ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। ट्रैफिक वाले यदि क्रम से ट्रैफिक लगाए तो इसमें इतनी ज़्यादा समस्या नहीं आई और जो भी है जाम जल्दी से जल्दी खुल जाए। अच्छा, तो कितना लंबा जाम भी लग जाता है यहाँ पर? अब इसका कोई फिक्स टाइम तो रहता नहीं है क्योंकि उसमें जब गाड़ी के साथ डिपेंड करता है। जैसे 5 मिनट गेट बंद हो गया, हमने 2 मिनट खोल दिया। अब ट्रैफिक आधा तिरछा डालने से क्या होता है कि वो जाम क्लियर नहीं हो पाता है, तो उसमें 5 से 7 मिनट भी लग जाते हैं। अच्छा, ये कोई ट्रेन रास्ते में ही रोकनी पड़ती है और आपको किस तरह से वापस नीचे उतर के दूसरा फाटक लगाना पड़ता है? इसी वजह से हमारे यहाँ गेट पर 2 आदमी लगा रखे हैं जो कि एक तो ट्रैफिक रोकने के लिए होता है, तो इसमें स्लाइड बूम खींच के हमको ट्रैफिक को रोकना पड़ता है और ज़्यादा होता है तो गाड़ी को जाम नहीं लगा के हमको रोकना पड़ता है और फिर बाद में जब हम क्लियर हो पाता है तभी गाड़ी आगे जा पाती है। तो इसमें क्या पब्लिक को एक तरफ तो गाड़ी लगानी चाहिए? पब्लिक को इसमें सोचना समझना चाहिए। यदि वो लाइन से क्रम से गाड़ी लगाए अपने लेवल में तो जल्दी से जल्दी ट्रैफिक क्लियर हो जाए और कोई दिक्कत नहीं आए। इससे ट्रेन में जाने वाले यात्री भी परेशान नहीं हो। भारतीय मजदूर संघ का 25 फरवरी 2022 को जयपुर में विशाल विरोध प्रदर्शन। अजमेर में प्रदेश स्तरीय नेताओं ने संभाग भर के BMS पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आगामी 25 फरवरी 2022 को श्रमिक समस्याओं को लेकर राजधानी जयपुर में विशाल विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इससे पूर्व शनिवार को अजमेर में राजस्थान प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री राजबिहारी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र डाबी, प्रदेश महामंत्री हरिमोहन शर्मा द्वारा संभाग स्तर के समस्त BMS पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन दिया गया। संभाग प्रभारी भोलानाथ आचार्य ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ लंबे समय से मजदूर व श्रमिक समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता अपनाकर मजदूरों के हित में फैसले लेने से कतरा रही है, जिसे लेकर भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर विशाल विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर से 80,000 से ज्यादा भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि प्रमुख मांगों को लेकर किए जा रहे इस विरोध प्रदर्शन में निजीकरण पर तुरंत रोक लगाई जाए, आंगनबाड़ी में कार्यरत आशा सहयोगिनियों, सहायिकाओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और ग्राम साथिनों को दिए जाने वाले मानदेय में वृद्धि की जाए और इनके रुके हुए भुगतान अविलंब जारी किए जाएं। वहीं सीमेंट व असंगठित क्षेत्रों में वेज बोर्ड लागू किया जाए। राज्य सरकार द्वारा श्रम विभाग की योजनाओं का श्रमिकों को लाभ दिया जाए। ऐसी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इस मौके पर भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद सिंह नुवाल, संभागीय संगठन मंत्री धर्मू पारवानी, संभाग प्रभारी भोलानाथ आचार्य, विनीत जैन सहित अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर के BMS कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश नेतृत्व ने यह तय किया है कि आगामी 25 फरवरी को श्रमिक समस्याओं को लेकर जयपुर, राजस्थान के राजधानी जयपुर में एक विशाल प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें प्रमुख रूप से हमारी मांग है कि निजीकरण पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम साथिन, इन सब के मानदेय में वृद्धि की जाए और जो इनके वर्षों से भुगतान रुके हुए हैं
उन्हें तुरंत प्रभाव से किया जाए। सीमेंट और असंगठित क्षेत्र में जो भी वेज बोर्ड अभी लागू नहीं है उसे लागू कराया जाए, और जो राज्य सरकार की योजना है उसे श्रम विभाग जो है योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इन सब मांगों को लेके लगभग 70 से 80 हज़ार भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता जयपुर में इकट्ठे होंगे और राज्य सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत कर भारतीय मजदूर संघ अपना विरोध प्रदर्शन करेगी। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और इस राज्य सरकार को मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि वर्तमान में हमारे बिजली के कर्मचारी जयपुर में 54 दिन से शांतिपूर्वक धरने पे बैठे हैं, लेकिन उनका मांगों का भी सहानुभूतिपूर्वक राज्य सरकार ने विचार नहीं किया गया है। इस पे तुरंत विचार करें, अन्यथा पूरा का पूरा राजस्थान भारतीय मजदूर संघ उस आंदोलन में शामिल होके और सरकार का कड़े रूप से विरोध करेगा, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। किस तरह से क्या भारतीय मजदूर संघ राजस्थान प्रदेश ने आगामी 25 फरवरी 2022 को प्रदेश की राजधानी जयपुर में एक विशाल आंदोलन प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है, जिसके फलस्वरूप आज अजमेर संभाग का जो समस्त हमारे जिले हैं, जिला नागौर, भीलवाड़ा और अजमेर, इन जिलों के समस्त कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ कायस्थ भवन अजमेर में रखा गया है, जिसे राजस्थान प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री राजबिहारी शर्मा जी द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र जी डावी द्वारा और प्रदेश महामंत्री श्री हरिमोहन जी द्वारा कर्मचारियों को संबोधित किया गया है, उनका मार्गदर्शन किया गया है और आगामी आंदोलन की तैयारियों के बारे में ये रूपरेखा तैयार की गई है। और आने वाले समय में प्रत्येक तहसील में प्रत्येक महासंघ के जो हमारे पदाधिकारी हैं उन सभी से चर्चा करके और आगामी आंदोलन की रूपरेखा आज यहाँ तैयार की जाएगी। मांगलियावास थाना अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को उखाड़कर लुटेरों ने दी पुलिस को चुनौती। रात 2 से 2:30 बजे के बीच एटीएम को उखाड़कर चुराया लगभग 8 लाख रुपए का कैश, एटीएम किया क्षतिग्रस्त। मांगलियावास थाना क्षेत्र में बीती रात 2 से 2:30 बजे के बीच बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को उखाड़ कर ले जाने की वारदात को अंजाम देकर लुटेरों ने पुलिस को चुनौती दी है। अजमेर जिला पुलिस कप्तान विकास शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि वारदात रात 2:30 बजे के करीब अंजाम दी गई है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज को ट्रैक कर लुटेरों का पता लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले ही एटीएम में बैंक प्रबंधन की ओर से 8 लाख रुपए कैश डाले गए थे। फिलहाल बैंक से 2 दिनों का ट्रांजैक्शन लिया जा रहा है, उसके बाद ही लूटे गए अमाउंट की सही जानकारी मिल पाएगी। उनसे पूछे गए एक सवाल कि इस बैंक में यह 2 साल में दूसरी तीसरी वारदात है, तो उनका कहना था कि इसके बारे में जानकारी ली जा रही है और जो भी उचित कार्रवाई होगी वह की जाएगी। लगातार हो रही बैंक एटीएम लूट की घटनाओं पर पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा का कहना था कि आरबीआई द्वारा भी बैंकों को सुरक्षा गार्ड रखने के निर्देश दिए गए हैं। अब जिला पुलिस भी अपने स्तर पर बैंक प्रबंधन को सुरक्षा गार्ड तैनात करने के लिए पाबंद करेगी, ताकि ऐसी लूट की वारदातों पर अंकुश लगाया जा सके। रात को तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच में घटना हुई है, जिसमें एक एटीएम को कुछ लोगों के द्वारा उखाड़ा गया है और इसकी सूचना मिलने पे हमारी टीम से पहुंची है और जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनसे आगे ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। एटीएम में कितना अमाउंट था सर? एटीएम में 2 दिन पहले तकरीबन 8 लाख रुपए डाले गए थे, तो अभी उसकी डिटेल एस्टिमेट और कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स कितने उसमें से निकल गया। सर इस एटीएम पे पिछले 1.5-2 साल में 1-2 वारदातें पहले हुई हैं, बैंक की दीवार तोड़कर भी घुसे थे और एटीएम को पहले भी चुराने की कोशिश की थी। मैं इस पर्टिकुलर एटीएम के बारे में अभी पता करवा रहा हूँ और जनरल अगर एटीएम्स के बारे में तो उनके बारे में रिकॉर्ड्स का पता करवा रहे हैं कि कौन इस तरह की घटनाओं में हिस्सा लेते हैं। सर लगातार एटीएमों के साथ छेड़छाड़ करने की, कभी कुछ करने की वारदात हो रही है, गार्ड नहीं बैठते हैं, कभी कोई निर्देशित किया गया है, किसी को पाबंद किया गया है? बैंक्स को आरबीआई के द्वारा भी इसके लिए निर्देशित किया गया है और हम भी उनको वापस निर्देश देंगे कि वो गार्ड्स रखें एटीएम के ऊपर। सर एटीएम पर बदमाश निगरानी लगाए बैठे, अभी कुछ दिनों पहले भी युवक का एटीएम बदल करके ठगी की वारदात बन जाती है, इसे लेकर के कोई टीम कि जिससे कि एटीएम पर निगरानी इसमें सबसे पहले तो अवेयरनेस जरूरी है लोगों की तरफ से कि इस तरह के कोई भी अपने एटीएम और इस तरह की आपके ओटीपीज वगैरह को शेयर नहीं करें किसी को। और साथ साथ जहां हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, क्योंकि कई बार ये अक्रॉस द नेशन भी इस तरह की वारदात होती है, तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं उनको ट्रेस आउट करने की।
वार्ड 57 में निःशुल्क ई श्रमिक कार्ड बनाने का लगा शिविर। 16 से 59 वर्ष तक के पात्र महिला पुरुषों के बनाए जा रहे कार्ड केंद्र सरकार की योजनाओं का मिलेगा लाभ। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए श्रम विभाग द्वारा शुरू की गई ई श्रमिक कार्ड स्कीम के तहत शनिवार को वार्ड नंबर 57 तोपदड़ा इलाके में ई श्रमिक कार्ड बनाने के लिए स्थानीय पार्षद रणजीत सिंह के नेतृत्व में शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में क्षेत्र के मजदूर वर्ग के श्रमिक कार्ड निःशुल्क बनाए गए। पार्षद रणजीत सिंह ने बताया कि ई श्रमिक कार्ड योजना से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को फायदा होगा। इस कार्ड की खास बात यह है कि केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी जो भी योजनाएं होंगी, श्रमिकों को उनका फायदा मिलेगा। इस कार्ड को लेकर मजदूर अगर दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं तो उन्हें अपनी स्किल के आधार पर वहां काम करने का मौका भी मिलेगा। जिन श्रमिकों के पास श्रमिक कार्ड उपलब्ध होगा उन्हें उनके परिवार को घर, स्वास्थ्य संबंधी सहायता, बीमा, प्रसूति के दौरान मदद मिल सकती है। इसके अलावा राज्य व केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही 2 लाख रुपए की बीमा योजना का भी लाभ मिल सकता है। इसी जगह ये शिविर लगाया गया क्या है? आज वार्ड 57 में केंद्र सरकार द्वारा जो ई श्रमिक कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसमें सरकार की कई योजनाएं हैं, इसमें प्रमुख रूप से पूरे भारत में एक 12 डिजिट का इनको कोड दिया जाता है, जिससे ये जाके कहीं पे भी अपने प्राइवेट काम करके, और इसमें जो मुख्य रूप से है कि मान लो अगर कोई व्यक्ति मजदूरी कर रहा है और मजदूरी करते वक्त उसकी मौत हो जाती है तो इसमें जो नॉमिनी है उनको 2 लाख रुपए तक का इनको केंद्र सरकार द्वारा इसमें फ़ायदा दिया जा रहा है। उसके अलावा अगर किसी का अंग भंग हो जाता है उसमें 1 लाख रुपए तक की इनकी सहायता दी जाती है। इसमें कुछ चिन्हित व्यक्ति है जिनको नहीं, जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले हो, उनके अलावा जो भी इसमें कामगार महिलाओं को भी केंद्र सरकार ने फ़ायदा दिया है। आज हमारे वार्ड 57 में पार्षद कार्यालय पर हमारे अनिल जी है, ई मित्र वाले, उनके सहयोग से, यहाँ के क्षेत्रवासियों के सहयोग से एक कैंप लगाया गया है, जिसमें आम जनता को निःशुल्क ई श्रमिक कार्ड बनाकर उपलब्ध किया जा रहा है, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। ई श्रमिक कार्ड बनाए जा रहे क्या? वार्ड 57 के अंदर आज ई श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं, निःशुल्क बनाए जा रहे हैं, जिसमें 16 साल से लेकर 59 साल के व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी कोई भी निःशुल्क आकर बनवा सकता है। इसमें किस तरह के फायदे हैं इस कार्ड को बनाने के पश्चात सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम आती है, राशन कार्ड चालू करवाना है या कोई भी NFS से संबंधित कोई भी स्कीम आती है, वो निःशुल्क रहेगी। लोन वगैरह जी, लोन वगैरह लोन के लिए इस कार्ड को बनवाने के बाद लोन 50,000 का जो लोन की इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना जो चल रही है, उसके तहत इस कार्ड को बनाने के बाद वो भी यूज़ कर सकते हैं। साइकिल पर भारत भ्रमण और राजस्थान भ्रमण पर अलग अलग निकले 2 युवक पहुंचे अजमेर। बनारस के विवेक सिंह राजस्थान का इतिहास जानने के लिए तो पंजाब के इंजीनियर हरसिमरन सिंह किताब लिखने के लिए निकले हैं साइकिल यात्रा पर। बनारस के रहने वाले विवेक सिंह दिल्ली से साइकिल पर राजस्थान की यात्रा पर निकले, तो वहीं पंजाब के अमृतसर से इंजीनियर हरसिमरन सिंह ने साइकिल पर भारत यात्रा शुरू की है। दोनों का मिलना जयपुर में हुआ और जयपुर से दोनों साइकिल पर प्रदेश और देश की यात्रा करते हुए आज अजमेर पहुंचे। दोनों साइकिल यात्रियों से जब मीडिया ने बात की तो बनारस के रहने वाले विवेक सिंह ने बताया कि उन्होंने 10 दिन पहले दिल्ली से अलवर जयपुर होते हुए इस यात्रा की शुरुआत की और आज अजमेर पहुंचे। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए साइकिल पर राजस्थान के इतिहास से रूबरू होने के लिए इस यात्रा को शुरू किया और इस यात्रा का समापन वे जैसलमेर में करेंगे। पे निकले, क्या वजह है? एक्चुअली साइकिल से निकलने की मेरी वजह थी, मुझे राजस्थान को अच्छे से एक्सप्लोर करना था, वो भी बिना नेचर को हार्म किए, इसलिए मैं साइकिल से निकला हूँ राजस्थान को एक्सप्लोर करने के लिए। और मेरी ये ट्रिप जो है वो पूरा राजस्थान एक्सप्लोर करने की है। अलवर से लेके पूरा आखिरी जाकर जैसलमेर तक मैं जाऊँगा साइकिल से, जिसमें मैं साइकिल ही यूज़ करूँगा। उसके अलावा हम लोग साथ में अपना सामान लेके चल रहे हैं, जिसमें हम काफ़ी जगह विजिट करेंगे और हम लोग काफ़ी लोग से मिलते हुए आ रहे हैं। किस तरह कैसा लगता है जब लोगों के बीच लोगों को जब क्यूरोसिटी होती है, लोग पूछते हैं कि भैया आप कहाँ से आ रहे, क्या चल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हम लोग हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कि बिना कुछ मतलब अपने बूते पे जाके घूम रहे हैं, राजस्थान को एक्सप्लोर कर रहे हैं। राजस्थान को इसलिए चुना कि राजस्थान का जो इतिहास है वो बहुत ही अच्छा है।
मतलब आप पूरी कंट्री में उठा के देख लीजिए, यदि किसी के बारे में सब कुछ सबसे ज़्यादा चीज़ें जानने की क्यूरियोसिटी होती है, सबसे राजस्थान है। राजपूत से लेके आज से 1000 साल पहले लेके जो कुछ हुआ है सबसे ज़्यादा राजस्थान में हुआ है, इसलिए मैं राजस्थान को चुना घूमने के लिए। क्या लगता था कि पहले किताबों में राजस्थान हाँ। के बारे में पढ़ा था? हाँ, सबसे ज़्यादा राजस्थान को मैंने किताब में ही पढ़ा था, देखा कभी नहीं था, तो सबसे ज़्यादा मुझे होती थी दिलचस्पी की। मैं चलता हूँ राजस्थान, घूमता हूँ, और इसी वजह से मैं राजस्थान को चुना मैंने। कहाँ से निकले थे आप? मेरी एक्चुअली जल्दी जो स्टार्ट हुई है, मैं घर से मेरा बनारस में, और मैं सामान लेके मैं दिल्ली से निकला था। दिल्ली से निकला? हाँ। अच्छा, तो जैसलमेर से वापस अपने घर जाओगे? हाँ, मैं जैसलमेर पूरा एंड तक। अच्छा, साइकिल का मेन उद्देश्य क्या है? क्योंकि आजकल तो बाइक है, मोटर बाइक हाँ, देखिए, कार, बाइक और बस है। चाहे तो मैं बस में बैठ के हर जगह घूम सकता हूँ, कार में घूम सकता हूँ, बाइक में घूम सकता हूँ, लेकिन यदि आपको हर चीज़ को अच्छे से जानना है और लोगों से मिलना है तो आपको धीरे धीरे जर्नी कंप्लीट करनी होती है। और स्वास्थ्य की धीरे धीरे जब कंप्लीट करते हैं तो लोगों से मिलते हुए चलते हैं, तो अब अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और पर्यावरण के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ होती है साइकिल। विवेक नाम है मेरा, विवेक सिंह। विवेक जी, कितने दिन लगेंगे? मेरे करीब 1 महीना लगेगा राजस्थान घूमने में, जो मैंने कैलकुलेट किया। अब ऊपर नीचे जो मैं जितना अभी कौन सी तारीख से निकले थे? मुझे करीबन 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए लगभग। किस तरह की परेशानी वगैरह? कुछ खास दिक्कत तो नहीं हुई अभी, क्योंकि हम लोग चलते हुए आ रहे हैं, हमारे पास सारा सामान अवेलेबल है। बस हाँ, थोड़ा सा स्टे रात में जो बता रहे थे वही दिक्कत होती है। अच्छा, क्या मानते हो एक और आपका फ्रेंड मिल गया साइकिल के लिए, तब दोनों के दिन कैसे कटेंगे? अभी तक तो फिलहाल ठीक है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जयपुर में मिले थे कुछ दिन, 2 दिन पहले हम लोग जयपुर में मिले थे। तो यानी भारत राजस्थान घूमने में और आपको फायदा होगा? हाँ, मतलब जहाँ तक है कि हम लोग अभी साथ में घूमेंगे। नाम बताइए। हाँ, विवेक सिंह नाम है मेरा। कहाँ से है? मैं बनारस। वहीं पंजाब के अमृतसर से भारत की यात्रा पर निकले इंजीनियर हरसिमरन सिंह ने बताया कि उनकी यह साइकिल यात्रा उनके ग्रेट ग्रैंडफादर और परिवार को समर्पित है। इस यात्रा के लिए वे 65 दिन पूर्व निकले थे। उत्तराखंड होते हुए वे राजस्थान के अजमेर जिले में है। अभी इस यात्रा को लगभग 1.5 साल लगेगा, तब जाकर यह यात्रा पूरी हो पाएगी। उन्होंने बताया कि उनके ग्रेट ग्रैंडफादर आज़ाद हिंद फौज में थे। वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जर्मनी में पकड़े गए और वहां से जेल तोड़कर वह ईरान, अफगानिस्तान होते हुए बड़ी मुश्किल से भारत पहुंचे थे। उनके दादा ने 1962 और 1971 की लड़ाई भी लड़ी। उनके पिताजी ने कारगिल की लड़ाई लड़ी और वे खुद इंजीनियर हैं। उनका मुख्य मंतव्य एक कहानी लिखना है जिसमें वह भारत की अलग अलग संस्कृति और सभ्यता के साथ लोगों की जीने का ढंग और शैली का वर्णन करेंगे। साथ ही गरीब और अमीर के तबके में क्या फ़र्क है और कैसी ज़िंदगी जी जा रही है, इसका भी उल्लेख उनकी इस किताब में होगा। सर, मैं पंजाब अमृतसर से निकला हूँ उत्तराखंड कवर करते हुए। मेरे को पूरा ऑल इंडिया करना है और उद्देश्य ये काफ़ी है, बट मेन तो ये जर्नी जो है मेरी फैमिली को, ग्रेट ग्रैंडफादर को डेडिकेटेड है। वो आज़ाद हिंद फौज में थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ जर्मनी में पकड़े गए थे। वहाँ से वो जेल तोड़ के ईरान, अफगानिस्तान होते हुए पैदल पहुँचे थे भारत में। तो हम तो अभी कुछ भी नहीं है, साइकिलों में चल रहे हैं, खाना भी है, सब कुछ जंगलों में बचते बचाते आए। फिर दादाजी ने 62 की लड़ाई लड़ी, 71 की लड़ी, पिताजी कारगिल, मैं इंजीनियर। तो ये जर्नी एक तो उनको डेडिकेटेड है। दूसरा, मैं पोइट्री लिखता हूँ, एक बुक लिखनी है जिसमें लोगों की कहानियाँ लिखनी है जो अपनी ज़िंदगी में हार चुके हैं, उसके बाद खड़े हुए हैं। ज़िंदगी में एक पड़ाव हमेशा हर बंदे के लिए आता है जिसमें वो अपने आप को हारा हुआ मानता है और मानता है कि मैं सबसे दुखी हूँ। तो वो कहानी उसके लिए एक मॉरल उसका इंक्रीज़ करने के लिए होगी कि मेरे से ज़्यादा दुख दुनिया में है और मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं उसको मतलब आगे बढ़ने के लिए वो प्रेरित करेगी। जी, वो देखते हैं, डिसाइड करते हैं। अच्छा, इससे पहले क्या रहा आपका काम? मैं इंजीनियर हूँ वैसे तो। इंजीनियर हो? हाँ जी। तो क्या मानते हो कि इंजीनियर हो, साइकिल पे निकले हो, आजकल की बाइकें, कारें हैं? सर, इसमें देखिए, पोल्यूशन, मेरे को बहुत ज़्यादा नफरत है गंदगी से और पोल्यूशन से, बहुत ज़्यादा। मैं पहाड़ों में मोस्टली रहा ही पहाड़ों में। मैं दिल्ली में जॉब करता था, बट दिल्ली भी इसीलिए छोड़ा था कि मेरे को कंक्रीट जंगल और ये पोल्यूशन वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे को पैंक्रियाटिक अल्सर हो गया था ये यात्रा शुरू करने से पहले। मैं नॉर्मल होता जा रहा हूँ, मैं वेट लूज़ हो गया, कितना 78 kg का हो गया, तो ओवर वेट हो रहा था और दिक्कतें आ रही थी। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि भाई ये सब चीज़ों को छोड़ो, नॉर्मल ये चीज़ सबसे अच्छी है, इसको यूज़ करो। ये अच्छा, किस तरह की तकलीफें आती है आपको जो साइकिल पे निकलते हो? सर, मोस्टली तकलीफ तो ऐसा कुछ नहीं आती, लोगों का सपोर्ट बहुत मिलता है। बस ये होता है कि हमें रात को रुकने की दिक्कत होती है, तो उसके लिए वैसे तो अपने टेंट लेके चलते हैं अपने। तो कई बार पिच करने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, भाई लगाने दीजिए, तो कई मना कर देते हैं, कई अप्रूव कर देते हैं। तो बस यही रहता है और तो कुछ नहीं। अच्छा, कितने दिन तक की यात्रा? 1.5 साल लगेगा सर। अभी 1.5 साल लगेगा? अभी 65 डेज ही हुए हैं, अभी तो स्टार्ट हुआ है। कहाँ जाओगे आप? ऑल इंडिया। हाँ, यहाँ से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल ऐसे होते हुए फिर नॉर्थ ईस्ट सिक्किम से मैं नेपाल में एंटर करूँगा, फिर नेपाल से धारचूला होते हुए उत्तराखंड और ऐसे फिर ऊपर को।